कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट ऑफ क्या चीज़ है, पहले एक दफ़ा उसको हम देख लें। अच्छा, इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इस डायग्राम को। सही, अब यहाँ पे इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब यहाँ इस डायग्राम में हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हैं, एक वेक्टर बी है, सही, और दूसरा एक है यूनिट वेक्टर ए। एक वेक्टर बी है और है वेक्टर ए। अब मेरे से ये पूछा जाएगा कि आप वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट फाइंड करें। सही, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। जब ये पूछा जाएगा तो गिवन क्या होगा? इन दिस केस वेक्टर b will be given, सही, और क्या गिवन होगा? एंड अ यूनिट वेक्टर विल बी गिवन, एंड अ यूनिट वेक्टर विल बी गिवन। सही, ये दो चीज़ें गिवन होंगी। जब ये दो चीज़ें गिवन होंगी तो आप बड़ा इजीली इसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ b.a फाइंड करना है, b.a। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर b.a का फॉर्मूला तो है मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये है ही यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो b मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू b। तो b cos थीटा, इससे सिंपली आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। बड़ा आसान है, सही। दूसरी चीज जो है यहाँ पे आपको कह सकता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ b। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा बेटा, ये जहाँ पे ये जो फाइल है ना, जहाँ पे मैं ये सारी एडिशंस कर रहा हूँ, ये सारे जो है चीज़ें लिख रहा हूँ, ये मैं फाइल आपसे शेयर कर दूँगा। मेरे ख्याल से इस गूगल मीट पर हमारे पास फाइल शेयर करने का ऑप्शन भी है, वही, ताकि ये जो मेरी एनोटेशन वाली फाइल है ये आपके पास हो, ताकि ये आपके लिए बेहतर है। तो इसमें हम सारा लेक्चर्स अपने ये मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारे पास बेहतर हो जाएगा कि मैं ये आपसे शेयर करूँ। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है वेक्टर का? दूसरा कंपोनेंट है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट। इस वेक्टर कंपोनेंट को कभी कभी वो ये भी कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। मिसाल के तौर पर वेक्टर का नाम है वेक्टर बी, तो वो कहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन सपोज करें वेक्टर ए। कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये भी पूछ सकता है। तो उसका मतलब बात वही कर रहा है कि वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है, बस वर्ड लफ्ज थोड़े डिफरेंट है, सही है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी या बी ऑन ए से क्या मुराद है, सही। तो सेकंड के लिए जब बात करें, अब यहाँ पे ये देखें, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑन बी ऑन ए। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, लेट मी हाईलाइट दिस फिगर, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर, इसका कैप्शन गलत है, ये वेक्टर स्केलर नहीं वेक्टर होगा। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़
से मैं पेन को समझूँ। बेटा ये जो चीज़ है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और वो आपको कह रहा है कि बी की प्रोजेक्शन बी का साया ए पर। यानी कि ये आपसे सिर्फ इतनी चीज़ फाइंड करने को कह रहा है कि ये चीज़ फाइंड करें। सही हो गया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आपके पास तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। वो पिछला फॉर्मूला ही सही था। उस पिछले फॉर्मूले में सिर्फ आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है वेक्टर ए के साथ। सही। 1.36 में देखें बी कॉस थीटा है, इसी बी कॉस थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं वेक्टर ए के साथ, तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑफ ए मिल जाएगी, या मुझे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे? when we are required to find a vector component of b in the direction of a। या तो फिर आपसे ये कहेगा कि find the projection of vector b on the unit vector सही। सिंपली क्या करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो प्रीवियस फॉर्मूला है उसी को मल्टीप्लाई कर देना है आपके ए के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। सही। तो इसमें अगेन कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही। ये देखें, ये भी सेम ही बात कर रहा है। सही। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही है बेटा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा आपके न्यूमेरिकल शीट में। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल शीट में, लिख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी इन न्यूमेरिकल शीट। प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी इन न्यूमेरिकल शीट। ओके, वेयर you will be asked to find स्केलर कंपोनेंट, नाम भी यही होंगे, स्केलर कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लेट्स से बी ऑन यूनिट वेक्टर। So there will be a question in your numerical sheet regarding this particular topic। ये क्लियर हो गई बात? ओके, सिनेरियोज मैंने दोनों लिख दिया है कि 1.37 एंड 1.36 कब यूज होंगे। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, दोनों ग्रीन कलर के फॉन्ट पे लिखे हुए हैं कि 1.36 कब यूज होगा, 1.37 कब यूज होगा। सही है। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन तो हम पहले भी कर रहे थे, तो ये नया कैसे है? पहले बेटा हम पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ये हम वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक डिफरेंट किस तरह है कि यहाँ पर हम वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सही। इससे पहले जो टॉपिक था हमारे पास, वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो उसमें ये बात कर रहा था पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइंट की बात कर रहा था। यहाँ पर देखो पॉइंट है, वेक्टर नहीं है। अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर की बात कर रहा है कि अगर सपोज करें एक मेरे पास वेक्टर गिवन है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक वेक्टर गिवन है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मेरे से ये पूछा जाता है कि आप फाइंड करें इसको फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैं किस तरह करूँ।
अब ये टॉपिक समझने के लिए मैं आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट पे ये टॉपिक समझाऊंगा और फिर मैं आपसे ये शेयर भी कर दूंगा वर्ड का डॉक्यूमेंट, ताकि ये आपके पास एक नोट्स है। ओके, तो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और वर्ड के डॉक्यूमेंट्स आपसे एक शेयर कर रहा हूँ और इसी पर हम ये समझेंगे, केस बाय केस समझेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन वर्ड की आपसे शेयर कर चुका हूँ और इसी पर हम ये आज का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये टॉपिक है मेरे पास और इस पर ये सॉल्यूशन भी है, इसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये सॉल्यूशन भी है, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा ताकि आपके पास ये भी एक नोट्स में रहे। ओके, तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद कन्वर्जन, सही है। अगर किसी को लफ्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा तो उसका मकसद है कन्वर्जन ऑफ अ वेक्टर डिफाइंड a vector into a vector in CCS। आई होप कि ये RCS और CCS आपको क्लियर होंगे। RCS स्टैंड फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड CCS स्टैंड फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, अच्छा, स्टेप वाइज समझते हैं ताकि आपको इसमें गिवन क्या होगा। गिवन होगा आपके पास एक वेक्टर, इस फॉर्म में वेक्टर गिवन होगा, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, गिवन आपके पास ये होगा, आई होप कि ये पिक्चर आपके पास ये क्लियर हो। तो ये चीज़ गिवन होगी। अब कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आई है जो मैंने अभी ये ग्रीन कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई? सही है, ये एक वेक्टर है जो कि डिफाइंड है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मुझे किस तरह पता चला कि ये डिफाइंड है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? क्योंकि इसमें x, y और z है। क्लियर हो गई ये बात? सही। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर वेक्टर को, अच्छा, अब मुझे कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इन CCS। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट इनटू CCS। और CCS में वेक्टर किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी अब मेरे पास वेक्टर को मैं किस तरह डिफाइन करूँ CCS में? सही है, तो वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं। यानी कि ये आ गया बेटा मेरे पास ये चीज़। सही, गिवन मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कन्वर्ट मुझे CCS में करना है। यानी कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास गिवन है, इसमें मुझे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं मुझे क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ रही हैं। अच्छा, इसका जो थर्ड एक्सिस है, यानी कि थर्ड कंपोनेंट है, यानी ये चीज़, ये सही, और ये सेम है, इसकी हमें फिक्र नहीं करनी है। ये थर्ड सेम है, ये सेम है। सही, हमें कन्वर्ट क्या करना है, ये चीज़ कन्वर्ट करनी है, ये चीज़ कन्वर्ट करनी है, किसमें? इसमें और इसमें।
यानी ए एक्स को कन्वर्ट करना है ए रो में, ए वाई को कन्वर्ट करना है ए फाई में। बात क्लियर हो गई? सही। ए एक्स को कन्वर्ट करना है ए रो में, दोनों यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। सही, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों की बात कर रहा हूँ। ए एक्स को कन्वर्ट करना है ए रो में और ए वाई को कन्वर्ट करना है ए फाई। तो इस तरह करें। स्टेप नंबर 1। स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले मुझे ए रो और ए फाई फाइंड करना है। सही है, ए रो और ए फाई फाइंड करना है। ए रो सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए रो किस तरह फाइंड है? सही है, ए रो को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए रो को फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 में ये स्टेप नंबर 1 में मेरे पास आ गया कि ए रो को फाइंड करने के लिए जो ए गिवन है, देखिए अभी ए गिवन कौन सा है? ए गिवन मेरे पास ये है, ये गिवन है। सही है, जो ऊपर वाला ए एक्स ए वाई ए जेड ये गिवन है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ ए रो के साथ, इस तरीके से वो भी देख लें। डॉट प्रोडक्ट ले लूँ इस तरीके से, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। सही है, अभी ये मेरे पास ए गिवन था बेटा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3-4 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये मेरे पास ए गिवन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए एक्स डॉट ए रो, ए वाई डॉट ए रो और ए जेड डॉट ए रो ये कहाँ से मेरे पास? सही, आप तमाम के अच्छा बेटा मुझे तो 2 मिनट दें, मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लूँ चार्जर के साथ, तो ये किसी भी टाइम से बंद हो जाएगा। 2 मिनट करेगा। ओके बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ए एक्स डॉट ए रो, ए वाई डॉट ए रो, ए जेड डॉट ए रो ये कम किस तरह डिटरमाइन करें, किस तरह फाइंड करें। सही है, अच्छा इसको फाइंड करने का एक टेबल है, क्योंकि शायद आपको जब हम ये नॉर्मल कोर्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। इसको फाइंड करने का एक टेबल है। टेबल अभी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर ही शेयर करता हूँ ताकि आपके पास टेबल हो, और ये टेबल गिवन होगा इन एग्जाम, ये टेबल गिवन होगा। ये टेबल है आपके पास आ रहा है, आप देख सकते हैं इस टेबल को। तो ये टेबल गिवन होगा एग्जाम में। तो ये अभी इस टेबल को हम किस तरह पढ़ें? ए एक्स डॉट ए रो, अच्छा मैं यहाँ पर पेन यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा ए एक्स का है, ये रहा ए एक्स। सही, और मैं देखूँगा ए रो का है, ये रहा ए रो। सही है, अब मैं देखूँगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं cos फाई पर, ये रहा cos फाई। सही, तो ए एक्स डॉट ए रो इज इक्वल टू cos फाई। सही बेटा, इसी तरह मेरे पास ए वाई मेरे पास ये रहा। अब आ जाए ए वाई पे, ये रहा मेरे पास ए वाई। सही है, ए वाई
क्या था, ए वाई का डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है, थोड़ा देख लें, ऊपर ही है। ए वाई का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए रो के साथ, ए वाई का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए रो के साथ, सही है। ताकि ये हमारे पास फिक्स है, थोड़ा मैं इसे क्लियर कर दूँ। अच्छा बेटा, अब ये ए वाई का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए रो के साथ, सही। तो ये मेरे पास आ गया ए वाई, यहाँ पर ये रहा ए वाई। ए रो क्या है, ये रहा ए रो। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस तरह, सही। तो मेरे पास इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वाई डॉट ए रो, वो हो जाएगा साइन फाई। सही, समझ में आ गया। इसी तरह ए जेड और ए रो का लेने का फायदा नहीं है क्योंकि वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें ए जेड डॉट ए रो लेना है, वो 0 के बराबर है, तो फायदा नहीं। सही, तो ये चीज़ क्लियर है। जब हम ये कर लेंगे, ये इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर क्या करना है वो देख लेते हैं। फिर मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इक्वेशन कुछ फाइनली इस तरीके से आ जाएगी, सही। ये फाई है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गई, सही है। अच्छा, अब जब मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई, अब इसमें हम देखें कि अभी भी हमारे पास एक चीज़ है, ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स ए वाई ए जेड कहाँ से आएंगे, ये वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, सही। आप कहेंगे सर कहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन है। अगेन मैं दोबारा आपको पेज नंबर 1 स्टार्टिंग पे लेके जाऊंगा। और यहाँ पे देखें ये ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन है, ये मैंने लिख भी दिया है कि ये चीज़ ये आपके पास गिवन है, सही है। तो यहाँ पर ये ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू गिवन होगी, हम लिख भी देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड ये आपके पास चीज़ें आपको गिवन होंगी, सही है। ये भी इसी तरीके से आ जाएगा ए वाई सही, इसी तरीके से आ गया, सही है। ए एक्स ए वाई ए जेड वैल्यू गिवन है, सिंपली आपको यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू इंसर्ट करनी है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास रो की वैल्यू कहाँ से आए, तो सॉरी फाई की वैल्यू कहाँ से, क्योंकि कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू भी हमें इंसर्ट करनी है। उसको भी देखते हैं बाद में कि वो वैल्यू हमारे पास कहाँ से आए, नहीं। पर हम यहाँ पर ये हम वैल्यू डिस्कस करते हैं कि ये फाई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी। देखिए फाई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। अब ए रो तो आ गया हमारे पास। दूसरा कंपोनेंट जो है इस फॉर्मूले में, दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर ए फाई। इसी तरह मैं ए फाई फाइंड करूँगा, ए फाई भी सेम तरीके से फाइंड करूँगा। इस तरह यही टेबल इस्तेमाल करते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको, यही टेबल इस्तेमाल करते हुए मैं ए फाई फाइंड करूँगा।
तरीके से मैं A5 फाइंड करूंगा। ये देखें, ये मैंने A5 का यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला है, वही A गिवन होगा A डॉट A5, AX डॉट यूनिट वेक्टर AX डॉट A5 AY डॉट A5। तो यही टेबल मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। इसी टेबल को मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ एक दफ़ा और आप देखें। क्या करूंगा, अब मुझे जो फाइंड करना है वो AX डॉट A5 फाइंड करना है। तो ये रहा AX, A5 कहाँ है, ये रहा A5। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन, ये कोइंसाइड कहाँ पे कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू होगी माइनस साइन फाइव। इसी तरह AY डॉट A5, तो ये कहाँ पे मैच हो रहे हैं, ये यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मैच हो रहे हैं। वैल्यू क्या होगी, कॉस, ठीक है। ये देख लेते हैं माइनस साइन फाइव और कॉस फाइव है या नहीं, सही। और ये यूज़ इस तरह होंगे, ये मैंने सिर्फ आपको यूज़ करना सिखाया, टेबल किस तरह यूज़ होगा। तो ये देख लें AX डॉट A5, इसका रिजल्टेंट में आपको यहाँ पे देख लेंगे। तो ये देखिए वही माइनस साइन फाइव और कॉस फाइव आ गया, सही, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव। यहाँ पर भी AX AY और AZ आपके पास गिवन है, सही, AX AY AZ गिवन है। अब ये है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ से आए, ये एंगल कहाँ से आए, एंगल, या तो एंगल हमें गिवन होगी, सही, या तो एंगल फाई हमें गिवन होगी। अगर एंगल फाई सपोज करें गिवन नहीं है, एंगल फाई आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो वेक्टर गिवन है, यहाँ पे जो वेक्टर गिवन है वो है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप वही जो 6 सिनेरियो से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, नहीं। अगेन मैं स्क्रीन स्विच करके आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा जहाँ पे हमने ये 6 सिनेरियो फाई किस तरह फाइंड करें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि एक चीज़ है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, बार बार मसला ना हो फिर सर। स्क्रीन शेयर करें वो। जी जी मैं कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट मैंने की नहीं है, मुझे कर। अब फाई किस तरह फाइंड होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फाई या तो गिवन होगा, नंबर 1, या तो गिवन होगा। गिवन नहीं है तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर देख लें। अब यहाँ से आप फाइव फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इफ वी आर गिवन विद अ पॉइंट इन RCS, सही। अब वेक्टर से पॉइंट, पॉइंट से वेक्टर आप बड़ा इजीली बना सकते हैं। इस तरह ये AX AY AZ क्या है, ये दरहकीकत जो है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसका, X Y और Z का, यानी कि ये X Y और Z का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, सही। तो अगर नहीं है तो आप सिंपली जो है y डिवाइडेड बाय x करके tan इनवर्स लेके फाइव फाइंड कर सकते हैं, अगर गिवन नहीं है तो, सही। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए मैं ये टेबल आपको जो है मुझे देनी पड़ेगी।
टेबल देनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। सही। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको एक्टिविटी हम करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी। ये आपके सामने वर्ड की फाइल आ गई होगी जिस पे हम काम कर रहे थे। गिवन क्या है, कन्वर्ट किसमें करना है, ये सही। क्वेश्चन में आपके सामने ये क्वेश्चन दर हकीकत ये गुलजार अहमद का ही बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर भी बता देता हूँ आपको कि गुलजार अहमद का एग्जाम्पल 1.5 है बेटा। सर इतनी शो नहीं हो रही सर। जी 2 मिनट बेटा। क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा, ये गुलजार अहमद का ही क्वेश्चन है, सही है। तो ये अगेन कोई ये नहीं है कि आपको कोई जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, ये गुलजार अहमद का ही क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो टेबल भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये दोनों सिर्फ एक ही उसमें आ जाए। सही। सही है। अच्छा, आपके पास अब स्क्रीन शो हो रही है बेटा? ये सर सही। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं वो नोट डाउन कर ले। एक वेक्टर गिवन है, ये a इज इक्वल टू 5ax, ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सही। कन्वर्ट करना है इनटू अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट की वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज क्या है? 2, 53.1 डिग्री एंड 3। सही। थोड़ा टाइम ले और फिर सॉल्व करें। इसके लिए आपको टेबल यूज करना पड़ेगा। एक मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट में इजीली हो जाएगा ये और आप सॉल्व कर लें। सही है। और कोई चीज़ चाहिए इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि और कोई रिक्वायरमेंट, अगर ये टेबल गिवन है तो अगर और कोई चीज़ चाहिए होगी। आपको सिर्फ माइंड में ये होना चाहिए कि करना क्या है। करना ये है कि सबसे पहले एक को आप एक और डॉट प्रोडक्ट लें, उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट लें ए रो के साथ, उसका डॉट प्रोडक्ट लें। फिर क्या करें, सेकंड स्टेप में ए का डॉट प्रोडक्ट लें, ए का डॉट प्रोडक्ट लें ए फाई के साथ, ए फाई के साथ। ए जेड करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। इसके लिए आपको ये टेबल चाहिए। ठीक है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड गिवन है। ए एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए एक्स की वैल्यू है 5। ए वाई और ए जेड 0 के बराबर। ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर है मेरे पास। ए एक्स की जो वैल्यू है वो है 5। सही। इसके अलावा ए वाई, ए जेड की वैल्यू 0 है। सही। और मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये मैंने स्टेप भी बता दिए। इसको 5 मिनट लें और सॉल्व करें।
जी बेटा। इसका आंसर है 3 रो -4 अच्छा, इसका आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। 3 रो -4 अच्छा बेटा, थोड़ा देखें इसमें आपने कहीं गलती तो नहीं की है। मैं आंसर शेयर कर लेता हूँ। ये बेटा किसी का माइक मेरे ख्याल से ओपन है, तो कोई म्यूट कर दे। ये बेटा इसका आंसर है, देख लें, वेरीफाई कर लें। मैं भी अपने पास वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये आंसर सही है या नहीं। आप भी वेरीफाई कर लें इसे। अगर किसी और ने किया हुआ है तो वो हमसे शेयर कर सकता है, आंसर को शेयर कर सकता है। किसी और स्टूडेंट ने सॉल्व किया है? सर इसमें फाइंड तो ए एक्स ही कर रहे हैं ना सर? जी बेटा। फाइंड इसमें ए एक्स के हिसाब से कर रहे हैं ना सर हम? जी जी। अच्छा बेटा, उसका आंसर मेरे ख्याल से सही किस अकील ने फाइंड किया था बेटा? जी जी सर, उसने सही फाइंड किया है। उसने सही फाइंड किया है। मैंने भी अभी देखा कि इसमें बुक में आंसर में गलती है। सही है, बुक में आंसर में गलती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3A रो -4A5। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आप में से किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये गलत आंसर है इसका, ये बुक में गलत आंसर है। इसका है A इज इक्वल टू 3A रो इंसर्ट करो। A is equal to 3A रो 3A रो। बेटा अकील, आपका आंसर सही था, बुक में गलती है। ये सर मैंने चेक किया था सर, फिर भी वही आ रहा। -4A5 -4A5 5 को 4A5 नहीं, और लास्ट जीरो होगा। लास्ट जीरो है। यस सर। सही है, तो ये बेटा इसका आंसर है। सही है, ये इसका करेक्ट आंसर है, बुक में गलती है। ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सही। अच्छा, तो क्लियर है किस तरह कन्वर्जन होगी? सही। अच्छा, अब यही सेम प्रोसीजर दूसरों में भी अप्लाई करना है। यानी अब मैं आपको क्वेश्चन देता जाता हूं, तरीका सेम ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल से स्फेरिकल में, या स्फेरिकल से सिलिंड्रिकल में, या स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में, तो जो गिवन है ना, जो गिवन है उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो रिक्वायर्ड है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। सही। ये बेसिक असूल यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बेसिक, ये जेनरिक असूल यहाँ पे लिख लेते हैं। जेनरिक मेथड क्या है कन्वर्जन का? जेनरिक मेथड क्या है? जेनरिक मेथड ये है कि गिवन वेक्टर सही। अच्छा, गिवन वेक्टर से मकसद है कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन हो, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है
with unit vector of required with the required unit vector with the required unit vector। तो ये जनरल उसूल है, ये जेनरिक एक उसूल है जो आपको अप्लाई करना है कि गिवन वेक्टर, उसका नाम ए हो, बी हो, सी हो, जो भी नाम हो, उसका डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ, जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है उसके साथ। ये बात समझ में आ गई? ये एक जेनरिक रूल हमने बना दिया है अपनी आसानी के लिए। सही। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता जा रहा हूं, इसी बुक के आप सॉल्व करते जाए, इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए। सही है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और अगर कोई मसला है तो उसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। सही। तो कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं, पहले वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर लेता हूं। सही। एक हो सकती है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम सीसीएस टू आरसीएस। सही। फिर इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम आरसीएस टू सीसीएस। सही। जो बुक में है मैं वो कर रहा हूं। सही है, बुक में जो हमारे पास गिवन है, ऑफ कोर्स उसके एग्जांपल्स भी होंगे, तो वही हम जो है वो देख रहे हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर टू आरसीएस टू स्फेरिकल। ये सारे बुक के टॉपिक्स हैं। ये नोट डाउन आप करते भी जाए, मैं ये फाइल आपको सेंड भी कर दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर। सही है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको सॉल्व आपके पास है, जो बुक में है, ये केसेस है। सही। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एग्जांपल 1.6 है, आपकी जो गुलजार अहमद की बुक है उसका 1.6 है। सही। ये एग्जांपल आपके सामने आ गया, एग्जांपल देता हूं आपको। सही बेटा, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करें इस वेक्टर को इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पॉइंट आपको गिवन है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस पॉइंट में जो अच्छा अब इस पॉइंट में हमें कैसे पता चले कि पहली वैल्यू तो आर की है, वो समझ में आता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और जो फाई की वैल्यू है वो 40 डिग्री है। ये आप हमेशा याद रखें, जब भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट को डिफाइन किया जाएगा तो इस तरीके से किया जाएगा, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। ये स्टैंडर्ड तरीका है जो बुक्स में है। सही है। तो ये स्टैंडर्ड वे है जिसे हम डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आर की होगी, जो यहाँ पे 2 है। सेकंड वैल्यू जो होगी वो थीटा की होगी, जो यहाँ पे 90 डिग्री है। और जो थर्ड वैल्यू होगी वो 5 की होगी, जो यहाँ पे 45 डिग्री है। तो अगेन मैं आपको 5 मिनट देता हूं, ये आप सॉल्व करें टेबल की मदद से।
अच्छा, इसका जो बेटा आंसर है वो बुक में ये आ रहा है, आप वेरीफाई कर ले कि क्या यही आंसर आ रहा है बुक में। ये सर यही आ रहा है। बुक में इसका ये आंसर आ रहा है, सही है। अच्छा, इसमें करना क्या है, बड़ा मैं एक दफ़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ए गिवन है, सही। इस ए एक्स को यानी कि 3 ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें ए आर के साथ, सही। ए आर के साथ, ए थीटा के साथ और ए फाई के साथ। इसका एक ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, सही है। इसके वाई और जेड जीरो के बराबर है, तो सिर्फ हमें एक ही दफा डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए एक्स डॉट ए आर, ए एक्स डॉट ए फाई, ए एक्स डॉट ए थीटा, सही। जब अब ये तीन वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए टेबल से, आप ये तीन वैल्यूज लेंगे, सही है। अब यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगी, थीटा और फाई की वैल्यू पॉइंट में गिवन है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, फाई की वैल्यू 45 डिग्री, सही। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। सही है सर, हो गया सर। सही है। अच्छा, अब आपको देखें एक जनरल तरीका समझ में आ गया। अब आपके सामने यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपको ये टेबल गिवन होना चाहिए और आपको एक जनरिक तरीका पता होना चाहिए कि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किस तरह लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, सही। तो ये चीज हमने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस के जितने भी केसेस हैं, अब आप बड़े इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए शर्त यह है कि आपको एक तो बुनियादी उसूल पता होना चाहिए। बुनियादी उसूल सेम इजी है कि गिवन क्या चीज है। सबसे पहले यह देखें कि जो गिवन है वो किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर ये चीज आपको ध्यान में याद रहती है तो आप, और टेबल गिवन है तो आप कोई भी वेक्टर हो आप कर लेंगे। हाँ, अगर पॉइंट गिवन है तो हमें सिंपली जो वैल्यूज है वो पॉइंट से ले लेंगे, जिस तरह पिछले जो दो क्वेश्चन हमने किए उसमें पॉइंट गिवन थे, थीटा फाई आर रो, ये वैल्यूज गिवन थी, वो हम कर लेंगे। अगर ये गिवन नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, सही, तब भी आप कर सकते हैं, ये आप में काबिलियत है, तब भी आप कर सकते हैं। फिर आप जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स पे, अगर गिवन नहीं है तो, सही। तो भले कोई भी सिनेरियो हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, अब आप में ये कॉन्फिडेंस होगा कि आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। मैं पास्ट पेपर्स में देखता हूं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन वाला तो मैं आपको देता हूं, सही है। मुझे 2 मिनट दें, मैं पास्ट क्वेश्चंस देख लूं। तो मेरे ख्याल से पास्ट में कोई ऐसा सवाल मुझे मिल नहीं रहा, फिर भी मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ।
नहीं बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। बहरहाल ये क्वेश्चन आई होप के न्यूमेरिकल शीट्स में भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करेंगे। सही है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्लियर है, आगे मूव करें। सही, ओके। दोबारा मैं बुक पे जाऊंगा। बुक की विंडो शेयर करूंगा। तो ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया। सही है। अच्छा, अब आते हैं कुछ डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल पे के डिफरेंशियल वॉल्यूम या डिफरेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा, डिफरेंशियल एलिमेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंशियल का मकसद ये है चेंजिंग, जो चीज चेंज हो रही हो। सही, जब भी हम कोई चीज चेंज करेंगे तो उसको हमेशा हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं या उसका डिफरेंशियल एलिमेंट या डिफरेंशियल कंपोनेंट लेते हैं। सही, इसकी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। अगर मेरे पास सपोज करे कि ये एक लाइन है, सही है, एक लाइन है, ये सपोज करे एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लूं, ये टोटल लाइन है, टोटल लाइन है या टोटल वेक्टर है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लूं तो मैं इसका कोई भी एक छोटा सा हिस्सा ले सकता हूं। अब मैं कहूंगा कि ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स है, ये इसका डिफरेंशियल एलिमेंट डी एक्स है। ये हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, ये हम, आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो मैं डी एक्स लेता हूं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूं तो डी वाई लेता हूं। ये हम डिफरेंशिएट करते और कर रहे होते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो वहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट्स यूज हो रहे होते हैं। सही, तो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं, डी एक्स और डी जेड, डी एक्स और डी वाई। सिर्फ आपको यही चीजें ज़हन में रखनी है। सही, अगर, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने जहां पे आपको डिफरेंशियल लेंथ या डी एल गिवन होगा, तो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो डी एक्स होगा। अच्छा, डी एक्स होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस में होगी। इसी तरह अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई एक्सिस में होगा। सही, तो डायरेक्शन भी ए वाई होगी। सही, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। जब ये सवाल या ये इंटीग्रेशन आपको हम करेंगे तब मैं वहां पर आपको दोबारा बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पर सिर्फ आप ये माइंड में रखें कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं तो 3 डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, 3 डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे। अगर 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस हैं तो 3 डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड। डी एक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ए एक्स, डी वाई की डायरेक्शन क्या होगी, ए वाई, डी जेड की डायरेक्शन क्या होगी, ए जेड। सही। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि जब हमारे पास एक्स वाई और जेड को मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स प्लेन वाई प्लेन और जेड प्लेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये रहा डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। सही, ये है। अच्छा, ये चीजें भी गिवन होती हैं। अगर आप पेपर में आपका एक्सपीरियंस रहा है तो आपको पता है कि ये डी वी और डी एस गिवन होते हैं पेपर में। सही है, तो ये भी आपको याद नहीं करने, ये गिवन होंगे पेपर में, ये चीजें गिवन होंगी, ये गिवन होगा पेपर में। सही है, ये गिवन होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये डिफरेंशियल सरफेस है, ये डिफरेंशियल सरफेस है, डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। अगर डायरेक्शन ए एक्स है तो डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा, डी वाई डी जेड। इसी तरह अगर ए वाई है तो क्या होगा, डी एक्स डी जेड। इसी तरह अगर मेरे पास ए जेड है
तो डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा, डी एक्स डी वाई। सही, तो ये थोड़ा, और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये चीजें पेपर में गिवन होती है, ये सारी चीजें पेपर में आपके पास गिवन होती हैं। सही, तो आपको सिर्फ जो है थोड़ा सा समझना है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स बात कर रहा हूं, तो उसका जो डिफरेंशियल सरफेस होगा वो वाई जेड होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई या इन द वाई डायरेक्शन, तो उसका जो डिफरेंशियल सरफेस होगा वो एक्स और जेड होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, तो डिफरेंशियल जो सरफेस होगा वो डी एक्स डी वाई होगा। सिर्फ ये थोड़ी सी एक छोटी सी एक पॉइंट है, ये आपको अपने जहन में याद रखनी है। सही, सर जी जी बेटा। सर ये दोबारा थोड़ा रिपीट करेंगे। क्या दोबारा हम यार इस तस्वीर को समझते हुए दोबारा करते हैं। अभी ये देखें, ये क्या है, ये क्यूब है। सही है, ये एक क्यूब है। इस क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। सही, एक फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। दोबारा रिपीट कर दूं, इस क्यूब में मेरे पास 6 फेसेस हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। सही, मैं इसकी बात करूं, सिर्फ मैं एक की बात कर रहा हूं, 6 में से मैं एक की बात कर रहा हूं। दो मिनट बेटा, मुझे 6 में से सिर्फ मैं एक इसकी बात कर रहा हूं। सही बेटा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एक फेस की बात कर रहा हूं। सही, अब ये क्या है, यहां पर ये है मेरे पास, नजर आए, ये मुझे भी क्लियर नजर नहीं आ रही यहां पर। अब क्लियर है। तो अब मैंने इसको थोड़ा जूम किया है। अब यहां पर दोबारा, अब बेटा मैंने सिर्फ एक जो रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया ना, मैं सिर्फ एक फेस की बात कर रहा हूं। सही है, ये सिर्फ एक फेस है। इसमें कौन सा डिफरेंशियल एलिमेंट्स है, एक ये है डी एक्स डी जेड है, और एक डी वाई है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ए वाई, एक्स ए। डी जेड है, लेंथ इसकी डी जेड है, विड्थ इसकी डी वाई है, डायरेक्शन इसकी ए एक्स है। अब ये आपके सामने ड्रॉ है। इसी तरह मैं अगर बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की बात करें। सही है, तो ये डी एक्स और डी जेड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई। इसी तरह ऊपर वाला देख लें, ये डी एक्स है, ये मेरे पास डी एक्स है, ये डी वाई है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए जेड। इसी तरह ये मेरे पास डी जेड था, ये डी एक्स है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई। सही, तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। ये चीज इस डायग्राम के थ्रू मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। सही, तो इसको हम कहते हैं, अच्छा अगर मैं कंबाइन कर लूं उनको इस तरीके से, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। यहां पे कर लेते हैं, अगर मैं इसको यूं कर लूं, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम मेरे पास। सही है,
अब क्लियर है? और ये गिवन होगा, ये एग्जाम में आपके पास गिवन होगा, ये बराबर हो जाएगा डीवी के। ये एग्जाम में गिवन होगा आपके पास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पे गिवन होता है, ताकि एक आपको कंफ्यूजन ना हो कि फाइनल एग्जाम में मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीजें गिवन होती हैं। अच्छा, मैं फाइनल एग्जाम का पेपर आपसे शेयर कर रहा था 21 का, जहाँ पे मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि ये एग्जाम में चीजें गिवन होती हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सही, अभी ये देखें, ये फॉर्मूला शीट गिवन है यहाँ पर, इसकी थोड़ी अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गई है, पर ये यहाँ पर ये रही, देखें ये गिवन होती है आपके पास, इस तरीके से शीट गिवन होती है आपके पास। सही है, डी एक्स डी एस, ये रहा ना, ये जो मैं आपको कह रहा था कि अभी समझाने की कोशिश की मैंने आपको। सही, तो देखें ये चीज गिवन है आपके पास यहाँ पर। सही है, ये चीज डी वी ये गिवन है, ये रेक्टेंगुलर की है। सही, इसके नीचे ये सिलिंड्रिकल की है, ये स्फेरिकल की है। सही, तो ये आपको तीनों गिवन होते हैं, सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, तीनों गिवन होते हैं। सही, और ये मैं एग्जाम के पेपर की बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम का पेपर है, फाइनल एग्जाम का पेपर है ये। तो ये फाइनल एग्जाम का पेपर है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये गिवन होता है आपको। सही, ये टेबल भी देखे गिवन है और ये भी चीज गिवन है। ओके, तो ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद दोबारा हम ज्वाइन करते हैं 2:15 पर दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके,
ओके बेटा, तो क्लास को दोबारा रिज्यूम करते हैं। ओके, तो कहने का मकसद ये था कि ये आपके पास जो डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस या वॉल्यूम एलिमेंट्स है, ये आपको गिवन होंगे इन योर एग्जाम्स। बट अगेन यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट देम। थोड़ा सा तुमको समझना है कि अगर वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम में मेरे पास तीनों एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड। अगर रेक्टेंगुलर की बात करें, सरफेस की अगर बात करते हैं तो ये ज़रूर देखना है कि किस डायरेक्शन की बात कर रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है तो डिफरेंशियल सरफेस डी वाई डी जेड होगा। तो थोड़ा सा उसको आपको सिर्फ समझना है कि गिवन चीज़ें हर चीज़ होंगी, सिर्फ थोड़ा सा एक दफ़ा उसको एक रीड कर दीजिएगा, उसको समझिएगा बुक से। ओके, मैं अगेन स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। जो लास्ट बुक हमारे पास थी उस पर ही हम जा रहे हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, इस पर्टिकुलर फिगर को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिगर है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है। ये डिफरेंशियल वॉल्यूम, लेंथ या सरफेस। या फिर हमारे पास ये फिगर है हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है। इसी तरह हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहाँ पर फिगर होनी चाहिए, नहीं यहाँ पे स्फेरिकल की नहीं है, पर अगेन इसी तरीके से हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ओके, तो एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फाइनल टॉपिक है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। आगे जाके ये लफ्ज आप बार बार सुनेंगे, पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आई होप कि आपको ये फिगर क्लियर होगी। यहां पर क्या है, यहां पर एक पॉइंट गिवन है, सही। यहां पर ये पॉइंट P गिवन है, ये मेरे पास ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, सही। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि यहां पर गिवन क्या है। गिवन है मेरे पास, यहां पर लिख लेते हैं, पॉइंट P इज गिवन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपके पास x, y और z तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सही है। x, y एंड z तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहां पर। और ये जो पॉइंट है ये आपके पास है, इससे हम नाम देते हैं ओरिजिन का, सही। अभी एक पॉइंट गिवन है और ओरिजिन गिवन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें इस पॉइंट और ओरिजिन से एक वेक्टर फाइंड करना है जिसे हम नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम अच्छा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा पोजीशन वेक्टर का, मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस किसके दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन P एंड ओरिजिन। P एंड ओरिजिन का डिस्टेंस है ये। अच्छा, ओरिजिन जो है वो क्या है मेरे पास, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पास 0,0,0, ये आपके पास होता है ओरिजिन, सही। तो यानी कि मैग्नीट्यूड इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी वेक्टर की में दो चीजें होती हैं, पोजीशन एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड ओरिजिन। डायरेक्शन कहां से हमारे पास आएगी, डायरेक्शन हमारे पास होगी AX, AY, AZ, सही है, ये डायरेक्शन होगी।
इन दोनों को हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर का। यहां पर आपकी आसानी के लिए ये एक पोजीशन वेक्टर इसने यहां पर लिखा हुआ है। सही, एक्स वाई और जेड क्या है? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस। वाई क्या है? वाई इज द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। z क्या है? z इज द डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। सही है। अच्छा, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब एक बात अपने जहन में बैठा लें, पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर में फर्क क्या है? सही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्टेंस वेक्टर? आंसर मैं दे रहा हूं उसका। जो पोजीशन वेक्टर होगा, हालांकि डिस्टेंस वेक्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ते हैं इसको। जो पोजीशन वेक्टर है उसमें जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि एक्स वाई जेड माइनस 0 0 एंड 0। डिस्टेंस इसी तरह मेजर करते हैं। सही है, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है, पर इसी तरह होगा। डिस्टेंस इसी तरह मेजर करेगा। कोई भी डायरेक्शन तो अलग होगी, डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा। चले, और अगेन ये मोड में मेजर होगा। सही है, मोड में होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा, पर होगा इस तरीके से। ओके, तो ये चीज आ गई। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर में हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो वेक्टर फाइंड करते हैं। सही है, सॉरी, डिस्टेंस वेक्टर में जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज P एंड Q। जैसे यहां पर है हमारे पास P एंड Q। अच्छा, इस बुक में जो डिस्टेंस वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया गया है, डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर से। और जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर को डिनोट किया गया है, डिनोटेड बाय अपर केस। सही, यहां पे आप ये देखें, ये लोअर केस में है, ये लोअर केस है। सही, ये आपके पास डिस्टेंस वेक्टर है। कह रहा है डिस्टेंस वेक्टर कंसीडर टू पॉइंट्स P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1। Q के क्या है? x2 y2 एंड z2। सही, एज शोन इन द फिगर भी देख लेते हैं एक दफा। एज शोन इन फिगर, इस तरीके से ये P है, ये पोजीशन वेक्टर P, और ये पोजीशन वेक्टर Q। ये दो पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों का को जब हम इनको कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल से, तब हमारे पास आएगा डिस्टेंस वेक्टर। मैं दोबारा आपको दिखा दूं डिफरेंट कलर से। ये पोजीशन वेक्टर P है। सही है, ये पोजीशन वेक्टर Q है। सही, अब ये पोजीशन वेक्टर है। मैंने पहले बता दिया है कि पोजीशन वेक्टर को डिस्टेंस फाइंड करेंगे ओरिजिन से, यानी कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, Q का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर।
और डिस्टेंस वेक्टर क्या है? डिस्टेंस वेक्टर दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस। सही है? इस तरीके से। तो इसको मैथमेटिकली ग्राफिकली हमने देख लिया कि डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास दो पॉइंट होंगे P एंड Q, ए शोन इन फिगर। आपने फिगर देखा, P एंड Q दो पॉइंट से, दोनों को हम मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से। RP और RQ लोअर केस में है, तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अच्छा, द वेक्टर, अब ये बड़ा जरूरी है कि आप P से Q का वेक्टर फाइंड कर रहे हैं या Q से P का फाइंड कर रहे हैं। मैं अगेन रिपीट कर लूं, जब भी हम डिस्टेंस वेक्टर की बात करते हैं तो डिस्टेंस वेक्टर में ये बड़ा जरूरी है कि आप P से वेक्टर Q के में फाइंड कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन टूवर्ड्स Q होनी चाहिए। हेड की डायरेक्शन क्या है? हेड की डायरेक्शन क्या है, ये बड़ा मैटर करता है यहां पर, कि हेड की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो क्या है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि P से Q है, इसमें P से Q है, यानी कि हेड की डायरेक्शन है Q। सही, तो P से Q है। ये अगर Q से P होगा तो ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब हेड जो है P पर आएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि द वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम P टू Q इज नोन एज डिस्टेंस वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस PQ। सही, मैं दोबारा रिपीट कर लूं, वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बड़ी मैटर करती है, वर्डिंग्स बड़ी मैटर करती है। अपर केस R P Q से मकसद के P से स्टार्ट हो रहा है, Q पे खत्म है, यहाँ पे लम हो रहा है। देख लेते हैं, P Q से मुराद ये है, P से मुराद ये है Q है, तो P Q से स्टार्ट हो रहा है, और Q से मुराद ये Q पर वो एंड हो रहा है। यानी कि इसके जो टेल है वो P से इसकी टेल स्टार्ट होगी और Q पर इसका हेड होगा। सही, Q पर इसका हेड होगा। अब ये मैथमेटिकली किस तरह करें? RP को मैथमेटिकली, ग्राफिकली तो हमने देख लिया, ग्राफिकली तो इस तरीके से होगा। मैथमेटिकली किस तरीके से होगा? ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर RP है, ये मेरे पास RQ है। सही, अब मैथमेटिकली किस तरह होगा? मैथमेटिकली आपके पास ये होगा RQ माइनस RP, RQ माइनस RP। अब इसको आप बड़े गौर से एक दफा समझ लें, मैं ये यहाँ पे नोट भी डाल देता हूं। अगर मुझे RPQ फाइंड करना है, RPQ फाइंड करना है, तो मैं माइनस करूंगा RP जो कि पोजीशन वेक्टर है माइनस RQ को, सॉरी RQ माइनस RP, RQ माइनस RP। जहां पर एंड हो रहा है उसको माइनस करेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें से। सही, अगेन मैं बता दूं, जहां पर एंड हो रहा है उसको माइनस करेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें से। यहाँ पे एंड कहाँ हो रहा है? Q पर एंड हो रहा है। स्टार्ट कहाँ हो रहा है? वेक्टर P से स्टार्ट हो रहा है। तो RQ क्या है? अगेन RQ पोजीशन वेक्टर है। RQ इज पोजीशन वेक्टर बिटवीन, किसके बिटवीन? बिटवीन Q एंड ओरिजिन। Q एंड ओरिजिन। और RP क्या है? RP इज पोजीशन वेक्टर बिटवीन P एंड ओरिजिन। सही, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, RQ में से RP माइनस करेंगे, तब हमारे पास आएगा डिस्टेंस वेक्टर। ये अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें प्लीज।
सही। और अगर समझ में नहीं आए तो पूछ ले, और ये इस तरीके से फाइंड होगा, इस तरीके से फाइंड होगा। सही। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड होता है? बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड होता है? बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही। अगर पॉइंट किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई सर कर सकते हैं। जी। सर ये दोनों में आर पी इक्वल है? जी बेटा। ये जो है ना आर पी, अच्छा तो सही है। सही अकील बेटा, ये आर क्यू है, ये आर पी है। सही है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही। पहले आप क्या करेंगे? आर क्यू और आर पी फाइंड करेंगे। सही। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड। सही है। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये चीज़ और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से इस चैप्टर का। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से चीज़ें फर्दर आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये P है, ये पॉइंट Q है। सही। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि पार्ट ए में पूछ रहा है, पार्ट ए में वो पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर आर पी फाइंड करो, और वो पोजीशन वेक्टर क्या है? बिटवीन पी, जिसकी वैल्यू है 2, 3, 4 एंड ओरिजिन, एंड ओरिजिन। सही है। क्या करेंगे देख लेते हैं। अभी ये रिजल्ट किस तरह आया, किस तरह आया? मैंने पहले कहा था कि आप क्या करें, 2, 3, 4 माइनस 0, 0, 0, क्योंकि ओरिजिन है ना, 0, 0, 0 पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में हमेशा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2ax प्लस 3ay प्लस 4az। क्लियर है? फिर वो कह रहा है आर क्यू फाइंड करें। आर क्यू करें फाइंड, आर क्यू आप खुद करें और बताएं आर क्यू का क्या आंसर होगा पार्ट बी में। पार्ट बी आप खुद करें, 2 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं है। पोजीशन वेक्टर आर क्यू। किसी ने किया? आर क्यू फाइंड किया? बेटा किसी ने आर क्यू फाइंड किया? समझ में आ रहा है? ये सर कर लिया।
आर क्यू इस तरीके से फाइंड होगा। सेम जैसे आरपी फाइंड किया है हमने। सेम जिस तरह आर पी फाइंड किया आर क्यू फाइंड करेंगे। किस तरह करेंगे? सर ओरिजिनल ओरिजिनल सर माइनस करेंगे क्यू से। एग्जैक्टली, माइनस 0 0 0। सही है। तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 5ay प्लस 7az। सही। पार्ट सी में डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करना है। ए और बी में पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था। सी में वो कह रहा है डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करें। सी में कह रहा है कि बेटा डिस्टेंस वेक्टर आर पी क्यू फाइंड करो। आर पी क्यू फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे? आर पी आप फाइंड कर चुके हैं, आर क्यू फाइंड कर चुके हैं। आर क्यू माइनस आर पी यानी कि 4ax माइनस 2ax, 5ay माइनस 3ay, 7az माइनस 4az। कुछ इस तरीके से। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं इसका एक और पार्ट ऐड करता हूं, पार्ट डी में, और मैं कहता हूं कि फाइंड करें डिस्टेंस वेक्टर, फाइंड करें आर क्यू पी। आर क्यू पी क्या होगा ये मुझे बताएं। आप में से कोई भी बता सकता है डिस्टेंस वेक्टर आर क्यू पी क्या होगा? आर पी क्यू तो चले इसमें हमने फाइंड किया, किस तरह करते हैं। आर क्यू पी किस तरह करेंगे? सर रिवर्स करेंगे वैल्यू सर। क्या हो जाएगा मुझे सिर्फ बता दें ताकि मैं यहाँ पर लिख दूं। आर पी माइनस आर क्यू। बताएं क्या होगा? माइनस आर पी माइनस आर क्यू। माइनस 2x। सही। माइनस 2ay माइनस 3az, यही होगा। सही। 2ax यस सर। माइनस 4ax तो ये हो गया माइनस 2x। 3ay माइनस 5ay तो ये हो गया माइनस 2ay। 4az माइनस 7az तो ये हो गया माइनस 3az। सही है। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि डिस्टेंस वेक्टर की पोजीशन क्या पूछ रहा है। सही। डिस्टेंस वेक्टर की पोजीशन क्या पूछ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना। ओके ओके। अच्छा, पार्ट डी में वो कह रहा है कि पार्ट डी फाइंड करे, इसका यूनिट वेक्टर कह रहा है। ये आखिरी सवाल है, फिर अपन अपने क्लास को एंड कर रहे हैं। पार्ट डी फाइंड करें। यूनिट वेक्टर पी क्यू। मैं 5 मिनट अगेन दे रहा हूं आपको, आप इस पर काम करें। यूनिट वेक्टर पी और क्यू दोनों गिवन है, ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जहां भी आपके पास ये चीज आ जाए तो वहां पे आप समझ लें कि ये यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव 5 minutes to find a unit vector a p q and your time starts now.
सर जी सर इसका ये आ रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 17 एक्स ओके, चेक कर लेते हैं। प्लस ये आना चाहिए बेटा। ए पी क्यू फाइंड करना है, यानी कि जो वेक्टर पी आर पी क्यू है उसको डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड के साथ। सही है, यानी कि जो आपने पार्ट सी में वेक्टर फाइंड किया, पार्ट सी में आपने ये फाइंड कर रहे थे ना, आप पार्ट सी में ये वेक्टर फाइंड कर रहे थे, ये वेक्टर आप पार्ट सी में फाइंड कर रहे थे। सर यही आ रहा है सही, इसको डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड के साथ। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया। सही है, क्या करना है यहाँ पर आपको, ये करना है कि ए अंडरस्कोर पी क्यू, अच्छा जब मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब सब्सक्रिप्ट इज इक्वल टू आर अंडरस्कोर पी क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सही, अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी क्यू, सही है, यहाँ पे इसको लिखते हैं मोड के मतलब साइन होगी सही है, ये मोड की साइन है आर अंडरस्कोर पी क्यू। सही, so a vector which is rpq, a distance vector divided by the magnitude of the distance vector is equal to the unit vector pq. Okay, so this was the last question of our today's class, and in this chapter what I will encourage you कि अभी भी आपके पास तकरीबन 15 मिनट है, आप इस 15 मिनट को वेस्ट न करें, पर आप वो सारे चैप्टर, मैं एक काम करता हूं, मैं इसी चैट बॉक्स के थ्रू आपको ये कोशिश करता हूं कि सेंड करने की कोई ऐसा वे है जिससे हम इसको सेंड कर सकें। ओके, मैं मीनवाइल आपका कोर्स जो है वो LMS पे बनाकर आपसे शेयर कर देता हूं। ये फाइल जो है ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जिस पे मैं ये अनोटेशंस कर रहा हूं, ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं ताकि आपको जो है वो कोई डिफिकल्टी ना हो। तो 15 मिनट है, आप पूरे चैप्टर को देख लें। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरे चैप्टर को देख लें, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूं आपकी क्यूरी को आंसर करने के लिए। सही, मीनवाइल मैं LMS पर ये कोर्स बनाकर आपसे इसकी की शेयर कर रहा हूं, और जो भी रिसोर्सेस है वो मैं वहां पर ही शेयर कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके।